मेरी शादी 17 साल की एज में हो गई थी। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कर दी गई। मैं धीरे धीरे बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर थी क्योंकि हस्बैंड उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लेते नहीं थे। एक दिन मेरे इन लॉज बोलते हैं कि तुम्हारी दादी एक्सपायर हो गई है, अब तो तुम जाओगी ना। मैं पीसीओ गई और वहाँ जब मैंने सामने के घर में बात किया तो मुझे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हाय, मेरा नाम सुमन खंडेलवाल है। मैं सूरत गुजरात से आई हूँ एंड बाय प्रोफेशन आई एम कॉस्मेटोलॉजिस्ट, वेट लॉस स्पेशलिस्ट एंड एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चरिस्ट। आज मैं जो कुछ भी हूँ और यहाँ तक आई हूँ तो ये इसकी जर्नी ये इतनी आसान भी नहीं थी। इसके पीछे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और बहुत सारे हर्डल्स थे जिसको फ़ेस किया और आज मैं इस जगह पर पहुँची हूँ। मेरी शादी 17 साल की एज में हो गई थी। जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही थी और मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मेरी शादी कर दी गई। मेरे पेरेंट्स को लगा कि कहीं न कहीं घर बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, मॉडर्न फैमिली है तो मेरी बेटी जाकर बहुत सुखी रहेगी एंड उनसे पढ़ाई के लिए भी बात की गई थी और वो मेरे इन-लॉज़ भी एग्री करते थे कि हाँ, शादी के बाद आप पढ़ सकते हो ये सारा कुछ। लेकिन शादी के बाद काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करना पड़ा। फैमिलीज़ के इश्यू हैं या फाइनेंशियल इश्यू हैं या अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी, एक्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी। मेरी दादी से मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। ऐसे में मुझे एक दिन मेरे इन-लॉज़ बोलते हैं कि वो एक्चुअली मुझे चाहते थे कि ये मायके चल जाए एंड ऑल। एक दिन मुझे वो कहते कि तुम्हारी दादी एक्सपायर हो गई है, अब तो तुम जाओगी ना। उस टाइम फ़ोन का ज़माना नहीं था, घर पे फ़ोन नहीं था। मैं एकदम से रोने लगी। मैं पीसीओ गई और वहाँ जब मैंने सामने के घर में बात किया तो मुझे सब कुछ बताया गया कि नॉर्मल है। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई चीज़ हुई ही नहीं है। मेरी दादी के लिए भी उन्होंने बताया कि तुम्हारी दादी तुम्हारी बुआ के यहाँ गए हुए हैं जो कि पारसनाथ में रहते थे। तो मुझे पता चला कि अच्छा मतलब सब कुछ ठीक है। तो मैं उस टाइम इतनी खुश हो गई बजाए कि मुझे ये दुःख होने के कि मेरे सास-ससुर ने ऐसे बोल दिया। लेकिन मैं बहुत खुश हुई कि थैंक गॉड कि मेरी दादी को कुछ नहीं हुआ। वो ठीक थे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं सास-ससुर को आके पर्सनली ये बात बोलूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मैं बहुत उस दिन रोई। मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई कि ऐसी-सी बात हुई है, लेकिन एज़ यूजुअल वो कोई स्टैंड ही नहीं लेते थे। वो कहते थे कि जाने दो, कोई बात नहीं है। गुस्से में कह दिया होगा, इसमें इतना सीरियस लेने की क्या ही बात है। शादी के साल, सवा साल बाद ही मेरा बेटा हो गया। तो इस तरह से पढ़ाई आगे करना तो चाहती थी लेकिन ब्रेक लग गया पढ़ाई में। उसके बाद जब बेटा 5 साल का हुआ तो मैंने फिर से सोचा कि मुझे आगे कुछ करना चाहिए। कंप्यूटर का कोर्स मैंने किया हुआ था। तो मैंने आगे WTC वर्ल्ड टेक्नोलॉजी करिकुलम प्रोग्रामिंग कोर्स है वो जॉइन किया। मेरे इन-लॉज़ ने भी सपोर्ट किया इसके लिए और इसके करीब साल भर बाद मैं कंसीव कर ली। उसके बाद मैंने कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मेरी बेटी हो गई। तो अगेन मुझे फिर से लाइफ में मतलब मैं फिर एंगेज हो गई कहीं न कहीं फैमिली को लेकर एंड ऑल। उसके करीब साल डेढ़ साल के बाद ही मेरे इन-लॉज़ हमें बिना बताए, हम दोनों हस्बैंड को बिना बताए वो अलग ही रहने लगे। हम सब रेंट पे ही रहते थे, लेकिन जब इन-लॉज़ दूसरे घर में गए ना तो एक्चुअली उस वो घर को वो पहले ही रेंट पे ले लिए थे और उसकी एक रूम को वो शॉप में कन्वर्ट कर चुके थे। तो मुझे पता चला कि वो आज आने नहीं वाले हैं, वो उधर ही रहेंगे। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ और पता चला कि वो अब वहीं रहेंगे, यहाँ नहीं आएँगे। तो ये मेरे लिए बिल्कुल एक सडन आई मीन एकदम से मुझे शॉकिंग था कि ये कैसे, क्या हो गया? और ये सारी चीज़ों को लाइक मैं फेस नहीं कर पा रही थी। लाइक मेरे अकॉर्डिंग इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मैं धीरे-धीरे बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऑल टाइम लगता था कि बस मैं सोई रहूँ, मुझे बाहर निकलने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता और मैं बिल्कुल दिन भर पड़ी-पड़ी से ही, सोई-सोई सी ही रहने लगी। मैं डिप्रेशन के फ़ेज़ में ही चल रही थी और उस टाइम मम्मी का कॉल आता है कि
मेरा भाई आने वाला है, कोलकाता में रहता था तब। मैं इतनी डिप्रेस थी कि मैं एकदम परेशान हो गई कि वो क्यों आ रहा है? वो आ रहा है तो मैं उसको खाना कैसे दूँगी? मैं उसको पूछूँगी कैसे? मैं बात कैसे करूँगी? वो ना आए, तो मैंने मम्मी से फ़ोन करके बोल दिया कि मम्मी भाई को भी मना कर दो कि वो नहीं आए। लेकिन वो आया, मैं इतनी डिप्रेस थी, वो आया, फिर मैं उससे बात भी की, मुझे अच्छा भी लगा। तो मुझे धीरे-धीरे लगा कि मुझे है ना लोगों की ज़रूरत है, मैं बिल्कुल अकेली हो जाती थी घर में और डिप्रेशन में तो थी ही, और डिप्रेशन में जा रही थी क्योंकि मुझे उस तरह से पॉज़िटिव लोगों का साथ नहीं मिल रहा था। उसके बाद मेरी बेटी जो इस स्कूल में उसका एडमिशन करवाया था, उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे थोड़ा बेटर लगता है। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे घर से निकलना चाहिए, इस डिप्रेशन से खुद ही को ही मुझे निकालना होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इस बात को नहीं समझ रहे थे कहीं न कहीं कि मैं इस लेवल पे डिप्रेस्ड हो रही हूँ कि मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। वो भी नहीं समझ पा रहे थे, इनफैक्ट मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये। फिर मैंने स्कूल जॉइन किया एज़ अ टीचर। हालाँकि मैं आगे कुछ बहुत करना चाहती थी लेकिन ऑप्शन कुछ नहीं थे, इसलिए मैंने स्कूल जॉइन किया और मुझे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर मिला स्कूल में। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं टीचिंग बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं बच्चों के साथ घुल-मिल सकती हूँ, मेरे अंदर ये भी टैलेंट है। तो मैंने फिर एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जॉइन कर लिया उसके बाद। मुझे लगा कि आगे स्कोप होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैंने बहुत सक्सेसफुली इस कोर्स को किया और काफ़ी अच्छे मार्क्स से मैं क्वालिफाइड हो गई। कुछ टाइम के बाद जब मैं ट्राई कर रही थी कि चलो अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं, देन आफ्टर आई रियलाइज़ कि मेरी एज निकल गई है। मुझे पता चला कि 30 एज के बाद में ये जॉब के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो। तो मुझे फिर से शॉक लग गया कि लाइफ में अभी ये क्या हो गया? जैसे ही मैं सोचती हूँ कि कुछ करूँगी और फिर से ऐसा। लेकिन नहीं, मुझे हार नहीं मानना था। मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो ये करना ही नहीं चाहती थी, मेरी उड़ान तो कहीं और है। इसलिए फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ लेडीज़ें घर से बाहर नहीं निकलती थी। जिस जगह पे लाइक हम लोग रहते थे ना, वहाँ औरतें जिम नहीं जाती थी, बाहर उतना ज़्यादा नहीं निकलती थी। अपने हेल्थ के लिए अगर वो कुछ करती थी तो घर फैमिली भी अलाउ नहीं करते थे, बाहर से भी उनको वैसे अलाउंस नहीं था। तो मुझे लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। यही सोच के फिर मैंने डिसाइड किया वहाँ एक हेल्थ क्लब खोलने का, जिम एंड स्लिमिंग सेंटर। इसके लिए जिस घर पे हम रेंट पे रहते थे, वो कमिश्नर अंकल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनका रहा। मेरे हस्बैंड भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे एक्चुअली। तो उनकी बात को मेरे हस्बैंड भी काट नहीं सकते थे। तो हस्बैंड ने भले ही सपोर्ट नहीं किया पर अपोज़ भी नहीं किया। तो बाद में कहीं न कहीं मुझे हस्बैंड का भी थोड़ा-थोड़ा सपोर्ट तो ये मिलने लग गया कि एटलीस्ट वो अपोज़ नहीं कर रहे, मुझे कहीं रोक नहीं रहे। तो मुझे वो मुझे क्लियर पाथ मिलते गया और मैं आगे बढ़ती गई। मैंने फिर मुगलसराय जैसी जगह पर जिम एंड स्लिमिंग सेंटर ओपन किया। फर्स्ट 5-6 डेज़ तो मेरे पास एक भी क्लाइंट नहीं थे। मुझे लगा कि शायद मेरा डिसीज़न गलत है, पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगी कि नहीं उन लेडीज़ों के लिए जिस जो सोच के मैंने ये स्टेप लिया था। लेकिन देखते ही देखते मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। लेडीज़ें आने लगी, अपने हेल्थ को लेके, अपनी चीज़ों को लेके थोड़ी कॉन्शियस होने लगी और मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि देखते-देखते मेरा वो छोटा-सा जिम एकदम भरा-भरा सा लगने लगा। मैंने साल भर के अंदर ही जिम चेंज करके एक बड़े जिम में कन्वर्ट किया एंड वहाँ पर स्लिमिंग सेंटर भी ओपन किया। स्लिमिंग सेंटर का मेन मोटो था कि जो लेडीज़ बहुत वर्कआउट करके वेट लॉस नहीं कर सकती है, इवन दो वो चाहती है कि उनका वेट लॉस हो, तो स्लिमिंग के थ्रू लेटे लेटे, बिस्तर पे लेटे लेटे वो अपना वेट लॉस कर सकती है और अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी लाइफ में वो एक्टिव हो सकती है। बहुत सक्सेसफुली मैंने 12 साल तक जिम एंड स्लिमिंग सेंटर रन किया। इस बीच मेरा बेटा सूरत आ गया था, वो चाहता था कि हम लोग भी सूरत शिफ्ट हो जाए और उधर मैं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा कोर्स करूं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ बेनिफिट दे सकूं। इसके लिए मैं पंचकर्मा कोर्स सोच रही थी करने के लिए। ये सोच के मैं वहाँ से सूरत आ गई और उसके बाद अपनी बेटी का एडमिशन करवाया यहाँ
और मैं मुंबई चली गई कोर्सेज करने, जहाँ मैं स्किन ट्रीटमेंट, वेट लॉस, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, लेजर थेरेपी, इन सारी चीज़ों का कोर्स किया। मैं मुंबई से आई, पहले हस्बैंड को ही बुला लिया था जनवरी में, क्योंकि अभी प्लान था कि अभी एडमिशन भी हो गया है, मैं भी मुंबई से आई जाने वाली हूँ, तो हस्बैंड आ गए थे। फिर मैं भी मुंबई से आ गई कि चलो अब सब कुछ करेंगे, क्लिनिक ओपन करेंगे, हस्बैंड का भी कुछ जॉब वॉब देख लेंगे। तो हस्बैंड की जॉब लगी, मार्च 2 तारीख को जॉब लगी है और 22-23 तारीख के अराउंड कोरोना आ गया और वापस से सब कुछ, हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी फाइनेंशियल भी अगेन यहाँ पे फेस करना पड़ा। मेरी भी अर्निंग नहीं थी, वहाँ छोड़ ही दिए थे। हस्बैंड का यहाँ पर जॉब लगा ही था कि बस 20 दिन 15 दिन में ही कोरोना आ गया, तो वो भी बंद हो गया था। बेटे का काम था कोरोना के टाइम, तो सब बंद हो गया था। तो बस ऐसी ही फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी उस टाइम सभी फेस कर रहे थे, तो हम ज़्यादा कर रहे थे। पैसे जो बचे हुए थे वो भी मेरे कोर्सेज़ में और इधर आने में और सारी शिफ्टिंग में लग गए थे। उतना सब कुछ मैंने कंज़र्व तो किया हुआ था कहीं न कहीं कि मुझे करना रहेगा तो मैं क्या करूँगी? छोटे लेवल पे भी करने के लिए जो अमाउंट होता है, उतना मैंने रखा हुआ था। तो इस तरह से करके मैंने एक छोटी-सी क्लिनिक ओपन कर ली और फिर धीरे-धीरे करके उसको अपग्रेड किया। कई सारी मशीन मैंने जब मेरी साल भर तक तो क्लिनिक भी उस लेवल पे नहीं चली, क्योंकि कोरोना पीरियड में कोई ज़रूरी ही सामान लेता। मेरी जो क्लिनिक है वो एस्थेटिक क्लिनिक है, ब्यूटी को एनहांस करने का ट्रीटमेंट हम बेसिकली वहाँ देते हैं। तो ये उतना एसेंशियल था नहीं, तो अगेन मुझे वहाँ पे भी साल भर जैसे तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। फिर धीरे-धीरे लोग आते गए, लोगों का फेथ बढ़ता गया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद मैं धीरे-धीरे करके अपने क्लिनिक में बहुत सारी मशीनें लाई। मैं खुद को भी मैं टाइम टू टाइम अपग्रेड किया मैंने और स्टिल आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ। बहुत सारे डेज़ ऐसे आए हैं, काफ़ी हार्ड था उस टाइम भी, बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि इन-लॉज़ तो अलग रहने लगे थे। अब मुझे घर, परिवार और अपना बिज़नेस सब कुछ देखना था। जहाँ मेरी बेटी बहुत छोटी थी, वहाँ मुझे घर पे उसको छोड़ के आना था। बेटा भी थोड़े ग्रोइंग एज में था, मुझे उसको भी देखना था कि वो कहीं दूसरी डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा ना। तो ओवरऑल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर थी, क्योंकि हस्बैंड उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लेते नहीं थे और उतना सीरियस हो के वो सोचते भी नहीं थे। इसलिए धीरे-धीरे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर थी। तो बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, लेकिन बहुत भगवान की इतनी कृपा मेरे ऊपर रही कि पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत दिया उन्होंने कि मैं ये सब कुछ कर पाई। और आज जब अपनी पीछे की लाइफ मुड़ के देखती हूँ तो आई रियली कैन बिलीव दिस कि ये सब मैंने ही किया है। क्या मैं इतना कुछ बर्दाश्त भी कर सकती हूँ? ये मुझे सच में विश्वास ही नहीं होता, लेकिन मैंने किया। मैं हर औरत को ये मैसेज देना चाहूँगी कि इफ देयर इज़ विल, देयर इज़ वे। आप जो करना चाहते हो, एक बार आप कदम बढ़ा के देखो, सारा कारवां आपकी तरफ होगा और मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। जो स्टॉक के पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया, जिसके थ्रू मैं ये स्पेशली औरतों को मैसेज दे पाई कि वो जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर करें, आगे बढ़ें, उनके अंदर ही वो शक्ति, वो ताकत है। मैंने अपनी लाइफ में भी ये महसूस किया है कि जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करते, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता।